अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मामला तो काफी सारे हैं। इतने सारे हैं कि आज तो 4 घंटे का भी लाइव कम पड़ेगा, लेकिन बहरहाल विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप शॉर्ट एंड जो जरूरी चीजें हैं वो डिस्कस कर लें। देखें, एक चीज ऐसी हुई है जिस पे कोई इतना ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी तो तन बदन में आग लग गई। हालांकि मैं इनसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये कौम है ही ऐसी और इसीलिए आज तक जलील व ख्वार हो रही है। लेकिन बहरहाल बहुत ही गलत चीज हुई है। वो ये है कि फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास चाइना गए और चाइना में उनका ऐसा स्वागत हुआ है कि ऐसा स्वागत शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी ना हो। उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए, उनके इस्तकबाल के लिए जगह जगह जी जिंग खुद जाके मौजूद होता था और उसको बहुत ही बड़े हेड ऑफ स्टेट की हैसियत से वो किया गया। अब चाइना का तो मुझे समझ में आता है। चाइना तो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि अरब्स को अपने कंट्रोल में ले ले। और हमने रिसेंट खाली 1 महीने में अगर देखें तो चाइना ने ईरान, सऊदी अरब का जो सुन्नी शिया का एक इतना बड़ा इशू था सदियों पुराना, उसको सॉल्व करा दिया। और सबको हैरत हो रही है कि किस तरह हालांकि मैं समझता हूं कि ईरान तो चलो फौरन तैयार हो गया होगा, सऊदी अरब, लेकिन बहरहाल ये भी सऊदी अरब की लीडरशिप का कमाल है कि वो अपने देश को तरक्की देने के लिए उसने किया। फिर सीरिया का मसला इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू था, सारे अरब देशों ने सीरिया को और जो सीरिया का जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, उसको अरब लीग में वापस एडमिट किया और उसका स्वागत हुआ वगैरह वगैरह। और अब ये जो फलस्तीन को वो करने के लिए वो डेफिनेटली जाहिर है, फलस्तीन को इतना वो करने करने का मकसद था कि इसराइल और अमेरिका को चमाट मारनी। लेकिन जो मुझे अफसोस, दुख, हालांकि होना नहीं चाहिए था कि मैं फलस्तीनियों को जानता हूं, मैंने फलस्तीनियों के साथ बड़ा काम किया है। सऊदी अरब में मैं जब काम करता था, बल्कि बचपन में रहता भी था, तो बहुत सारे फलस्तीनी वहां पे रहते थे और मैं इनकी हरकतें जानता था। जब मैं सऊदी अरब से 87 में पाकिस्तान वापस आ गया जॉब छोड़ के, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तो 1 साल पाकिस्तान में कोशिश की, कुछ सेटिंग नहीं हुई, छोटी मोटी जॉब्स करता रहा। तो मैंने सोचा कहीं जाऊं, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए दुबई भिजवा देता हूँ, तू वहां पे जॉब ढूंढ, तेरे को अरबी इंग्लिश टाइपिंग आती है। तो वहां पे टाइपिंग की दुकानें होती हैं जिसमें टाइपराइटर रख के 3-4 लोग बैठे होते हैं और उसमें लोग आते हैं, किसी का वीजा का फॉर्म है, किसी का पासपोर्ट का फॉर्म है। वो वहां पे जो दुबई में उस वक्त ये था कि जो जितने ऑफिशियल फॉर्म्स होते थे ना, एम्बेसीज के, गवर्नमेंट्स के, वो टाइप करके देने होते थे, अरबी और इंग्लिश दोनों में। तो ऐसे ही एक दुकान थी उसका, मैं सबके पास जाता था जॉब ढूंढने के लिए कि ये देखो मेरा सीवी है, मुझे अरबी इंग्लिश टाइपिंग आती है। तो वो दुकान के मालिक ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जॉब वीजा देता हूँ और तुम मेरे पास 1000 दरम पे काम करोगे। हालांकि 1000 दरम में गुजारा भी एक आदमी का नहीं होता, लेकिन मुझे घुसना था। फिर मैंने कहा घुस के मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा। वो मालिक फलस्तीनी था, फवाद, और ऐसा हरामी आदमी था। तो फलस्तीनियों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। फिर मैंने वहां से ही दूसरी जगहों पे जॉब की ट्राई की और मुझे नेशनल बैंक ऑफ शारजा में जॉब मिली। तो मैंने फिर वीजा चेंज करवा के नेशनल बैंक ज्वाइन कर ली। नेशनल बैंक में भी मेरा जो बॉस था ना, मैं ट्रेनिंग सेंटर में था नेशनल बैंक के, तो मेरा बॉस जो था वो जॉर्डनियन नेशनैलिटी थी लेकिन फलस्तीनी ओरिजिन का था। तो आसिम आसिम सैयद आसिम। तो वो, मैं फलस्तीनियों को बहुत करीब से जानता हूँ। इंतहाई बेगैरत किस्म के लोग हैं, सेल्फिश किस्म के लोग हैं। तो महमूदुल अब्बास ने वहां पे चाइना में ये बयान दिया जो कि काफी जगहों पे हाईलाइट हुआ है, लेकिन इसको वो कवरेज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। उसने कहा कि उगर में चाइना कोई मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा और उगर चाइना का इंटरनल मसला है, इसको दुनिया क्यों ह्यूमन राइट्स का मसला बना रही है। और चाइना उगर में मुसलमानों के साथ जो भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो टेररिज्म को रोकना चाह रहा है।
और उनको अपनी नेशनल सिस्टम में लाना चाह रहा है। अब इनसे कोई सवाल करे कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म तो फलस्तीनियों ने की है भाई, तो फिर इसराइल भी यही करे, कंसंट्रेशन कैंप बनाए और सारे फलस्तीनियों को वहां रखे। मतलब आप खुद देखें कि सबसे ज्यादा टेररिज्म तो फलस्तीनियों ने किए हैं, जबकि आप टेररिज्म की पूरी पिछले 100 साल की हिस्ट्री निकाल कर दिखा दें कि उगर मुसलमानों ने कोई एक गोली भी मारी हो, बम तो दूर की बात है। फलस्तीनियों ने तो हवाई जगह किए हैं, गोलियां मारी हैं, बंदे रोज आजकल रॉकेट मार रहे हैं। लेकिन उगर की टेररिज्म रोकने के लिए चाइना वो कर रहा है। कितना गंदा बयान है इस पे। ये जो चाइना के मुसलमान है ना, इस पे उम्मा के सारे हिपोक्रेट लीडर है ना, वो खामोश हैं। मुजरिमाना खामोशी है ये, क्रिमिनल साइलेंस है ये। और खास तौर पे फलस्तीनियों को ये बयान देना, मैं कहता हूं कि कहां गई जमात इस्लामी? क्यों जमात इस्लामी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मुजाहरे नहीं कर रही? दुनिया में मुझे बता दें कि किसी भी पूरी दुनिया में दिखा दें कि किसी भी जगह मुसलमानों के साथ वो सलूक हो रहा है जो चाइना में हो रहा है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि फलस्तीन के वो उसने जाके वहां पे ये बयान दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में और ये साउथ एशिया में चाइना का गेम शुरू हो चुका है। और चाइना एक तरफ, पाकिस्तान देखें, कल पाकिस्तान को $1 बिलियन दे दिए, हालांकि परसों $1 बिलियन ले भी लिए थे। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.9 बिलियन के रह गए थे। तो परसों चाइना गन पॉइंट पे आया कि भाई हमारी फलां बैंक की $1 बिलियन की किस्त ड्यू है, दे दो। पाकिस्तान ने पांव पकड़ लिए, बोला भाई साहब प्लीज। उसने कहा यार दे देना, अगले दिन मैं तुम्हें वापस वही लोन दे दूंगा। तो वही हुआ, पाकिस्तान ने दिया। अगले दिन यानी कल शाम को ये खबर आई कि चाइना ने $1 बिलियन जो ली थी वो वापस लोन की सूरत में दे दी। तो चाइना पाकिस्तान को इस वक्त तैयार रख रहा है। और पाकिस्तान कोलैप्सिंग की सूरत का आखिरी पाकिस्तान का हल है भारत के साथ छेड़छाड़। और भारत तो बड़ी बेताबी से वेट कर रहा है कि आओ भाई, आओ भाई, हमने तो उस तरह पे की धार भी तेज की हुई है। इस बार तो हम लोगों ने वो 71 वाली लीडरशिप नहीं है भाई। इस बार कोई शिमला विमला तक बात ही नहीं जाएगी, इस बार तो 4 आजाद देश होंगे। तो भारत तो वेट कर रहा है एंशियसली, बिल्कुल जैसे बेताबी से। कोई कड़ी धूप में कई सालों से बारिश ना हुई और बारिश का जो वेट कर रहा हो ना किसान, ऐसे भारत वेट कर रहा है कि आ भाई आ, खुशबू लगा के आ, हम तेरे को बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी भी एंड पे यही करने वाली है, जब देखेगी कि अब पाकिस्तान टूट रहा है, खत्म हो रहा है। अब देखें, चाइना के 1 बिलियन से कुछ पाकिस्तान का मसला तो हल नहीं होना ना। पाकिस्तान का मसला हल होना है आईएमएफ से। आईएमएफ से मसला नहीं हुआ ना अगर, जो कि मूडी ने साफ कह दिया है कि आईएमएफ से मसला नहीं हुआ तो जुलाई इज द मंथ के पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। तो आईएमएफ से मसला होता नजर भी नहीं आ रहा। और इसाक डार ने भी कल कह दिया कि हम आईएमएफ की डिक्टेशन पे नहीं आएंगे, बजट के हवाले से जो आईएमएफ कह रहा है, तो हमने अपनी मर्जी का बजट लगाया है। हालांकि ये आईएमएफ के डिक्टेशन पे भी चलने को तैयार है, लेकिन जो शर्तें हैं उसमें जो 3 शर्तें ऐसी हैं जो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता पूरी। एक तो ये कि $6 बिलियन दोस्त कंट्रीज से, फ्रेंड कंट्रीज से लेके आओ, बहुत करके भी, हद से ज्यादा गिर के भी 2 बिलियन सऊदी अरब, 1 बिलियन इमारात ने कर दिया, 3 बिलियन वो, बाकी कोई नहीं दे रहा। ये जो चाइना ने 1 बिलियन दिया है वो उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि वो नई लोन की बात हो रही है कि 6 बिलियन नए। ये तो चाइना ने 1 बिलियन लेके 1 बिलियन वापस दे दिए, तो वो नहीं कर पा रहा। दूसरा, डिफेंस बजट को टच भी नहीं कर सकता पाकिस्तान। आईएमएफ बंद कमरे में इनको वही कहता है कि डिफेंस बजट को कंट्रोल करो, क्योंकि डिफेंस बजट जो 18 ट्रिलियन का दिखा रहे हैं, 1.8 ट्रिलियन का, एक्चुअल बजट तो वो है नहीं ना। सिविलियन बजट से बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो आईएमएफ की ये जो शर्त है आर्मी बजट वाली, वो भी नहीं पूरी हो सकती। और जो तीसरा है वो एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट। भाई पेट्रोल की पर्चियां, जो फ्री पेट्रोल दिया जाता है सबको, वो खत्म नहीं कर सकते, ये रिश्वत है। इसी से सबको कंट्रोल किया जाता है। ये एक ऐसा गंदा सिस्टम चल पड़ा है पाकिस्तान में
मैं जब मेयर था, मेरे को भी फ्री पर्चियाँ मिलती थी भाई, लेकिन मैंने उन पर्चियों पे बड़ा कंट्रोल रखा हुआ था, वरना तो पेट्रोल पंप वाला मुझे आके खुद बताता था कि भाई साहब आपके तो आधी से ज़्यादा पर्चियाँ कैश हो जाती हैं। आते हैं, पर्ची देते हैं, आधा पैसा हमें दे दो। तो ये एक ऐसा रिश्वत का घिनौना बाज़ार चल रहा है कि इसको ये खत्म नहीं कर सकते। तो आईएमएफ से मामला सेट होने नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो तो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है जब अब तक जैसे-तैसे सँभाल के बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा ये है कि या रशिया यूक्रेन के ऊपर अभी मैंने वीडियो एक लगाई है 1 घंटे पहले। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह यूक्रेन जंग हार रहा है और बहुत तबाही जो मची है वहाँ पे। भाई वहाँ पे टेन्स ऑफ मिलियंस लोग जा चुके हैं मुल्क छोड़ के। यूक्रेन की आबादी कोई 50 करोड़ नहीं है, लाखों मर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल तबाह है। एक आदमी ज़ेलेंस्की इनका सद्दाम हुसैन बना हुआ था जिसने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। खैर, उस पे मैंने अभी वीडियो लगाई है तो आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा अज़ीज़ दोस्तों, इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो जा रहे हैं इस हफ्ते अमेरिका। उनका भरपूर स्वागत हो रहा है, अमेरिका की पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर लगी हुई है। लास्ट वीक अमेरिकन गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो स्टेट डिनर है मोदी जी का, उसके सारे इनविटेशन बिक चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, और हमारे पास अब इनविटेशन नहीं, लोग इतनी सारी तादाद में आ रहे हैं मांगने के लिए, इनविटेशन अब नहीं है हमारे पास। लेकिन ये भारत के ओपोजिशन में हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में अगर बर्बादी की वजह कोई है तो आर्मी है, तो भारत में अगर कोई खराबी की जड़ है तो वो राजनीति है, नेता है। आप मुझे ये बताएं कि बनाना रिपब्लिक्स हैं जो दुनिया में, उनको छोड़ के कोई ऐसा शरीफ देश है जिसकी ओपोजिशन पार्टियां दूसरे देशों में जाके अपनी गवर्नमेंट की आड़ में अपने देश का ही नुकसान कर रही हूँ। एक तरफ तो राहुल गांधी बैठा हुआ है अमेरिका में, उसका काम ही 24 घंटे यही है मोदी जी के ट्रिप को सबूताज करना। ये एक आई है आतिशी, आतिशी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की। आप जानते हैं इसकी कितनी गंदी पॉलिटिक्स है। ये लंदन आई है, कैम्ब्रिज में परसों इसने एक लेक्चर दिया है। क्या लेक्चर दिया? भाई तुम एजुकेशन मिनिस्टर हो, एजुकेशन पे आओ। पॉलिटिक्स कर रही है जैसे यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चला रही है। अबे ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे जितने ब्रिटिश इंडियन रहते हैं वो वोट नहीं डाल सकते भाई, उनके पास तो नेशनलिटी भी नहीं है। इंडिया डबल नेशनलिटी नहीं देता। यहाँ पे आप पार्टी का मॉडल अपनाएं, भारत की तरक्की ओनली आप पार्टी है। अब आज सुबह उसने यहाँ पे कहीं लेक्चर दिया है, अभी ट्वीट किया इसने, कि भारत के पास आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक है आम आदमी का रास्ता, आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल दिया है आपको, उस पे चल के भारत तरक्की करेगा। हर आदमी को राइट मिलेगा हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स का, हेल्थ एंड एजुकेशन का। और दूसरा रास्ता है जो अभी सरकार है उसको सपोर्ट करें, जो कि मतलब क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इसने, सारे एडजेक्टिव डाल दिए हैं कि सेंट्रलाइज्ड है, डिक्टेटर है, फलान है, ढुमकान है। यार तुम लंदन में आई हो, दिल्ली के स्कूलों के लिए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बात करने आई हो, इलेक्शन कैंपेन चला रही हो क्या? और टाइमिंग इनकी देखें ताकि इंटरनेशनल मीडिया इनको हाईलाइट करे। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पे क्या करने जा रहे हैं? अपने लिए कोई अमेरिकन नेशनलिटी लेने जा रहे हैं या अमेरिकन किसी कंपनी से हिसाब किताब करने जा रहे हैं? देश के लिए जा रहे हैं ना भाई, देश के लिए जा रहे हैं। मुझे कोई बता दे कि यहाँ पे ब्रिटिश में इतनी पॉलिटिक्स होती है, ऋषि सुनक के खिलाफ कंजर्वेटिव टीम पार्टी के खिलाफ लेबर बोलेगी, लेबर के खिलाफ। आप मुझे ये बताएं कि पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, कभी आपने देखा हो कि यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव की हुकूमत है तो लेबर पार्टी इंडिया जाके या अमेरिका जाके या फ्रांस जाके या साउथ अफ्रीका जाके कभी बोली हो कि हमारी कंजर्वेटिव पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है? या जब लेबर की गवर्नमेंट है तो कंजर्वेटिव ने भी कभी ये नहीं किया, ना फ्रांस वालों ने किया, यूरोप के किसी देश ने नहीं किया, अमेरिका, ब्राजील यार, ब्राजील
ने किया कि कभी इतना ब्राज़ील में पॉलिटिक्स होती है? अभी जो इलेक्शन हुए थे इसमें आपने देखा कि जो जीता है उसके खिलाफ मिलियंस ऑफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए। क्या ब्राज़ील का अपोज़िशन लीडर जाके बाहर जाके अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने का मतलब आप अपने देश को कमज़ोर करते हो। लेकिन ये भारत के पॉलिटिशियंस ये करते हैं। और अभी तो 2024 आया भी नहीं है भाई। अभी तो साल से ऊपर बाकी है इलेक्शन को। तो अभी तो पता नहीं क्या-क्या करना है इन्होंने। अभी तो ये सारे जितने बचुंगड़े हैं ना जो भारत में, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स के बचुंगड़े हैं, लालू के बच्चे, मुलायम के बच्चे, इसके बच्चे, उसके बच्चे, उसने अभी करना है ये सब। तो आप बाहर जाके इलेक्शन कैंपेन चला के क्या कर लोगे भाई? तो ये बड़ी एक गंदी राजनीति हो रही है और ये है कि मैं समझता हूँ कि अ, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना कि भारत के जो महान नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इंटरनेशनल स्टेचर इतना बड़ा है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कि उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने वो काम किए हैं 10 साल में जो 65 साल में पिछली सरकारों ने नहीं किया, उसका आधा भी नहीं किया। इन्होंने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। खाली इकोनॉमी की बात नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात नहीं है, खाली फॉरेन पॉलिसी में आगे इतना बढ़ने की बात नहीं है। हर सेक्टर पे आप हेल्थ केयर उठा लें, आप फार्मास्यूटिकल उठा लें, आप आईटी उठा लें, आप डिफेंस इक्विपमेंट की प्रिपरेशंस उठा लें, आप फूड ग्रेन्स, डेयरी, बूचरी दिख लें, खाना-पीना, कंप्यूटर, हथियार, हर चीज़, हर सेक्टर पे काम किया है और इतना हाई लेवल पे काम हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता था 2013 में नहीं सोच सकता था कि 2023 में भारत इस जगह पे होगा जहाँ पे आज है। ये लीडरशिप का कमाल है। अकेला आदमी कुछ नहीं करता लेकिन अकेला ऐसा लीडर हो ना तो बहुत आगे मामलात बढ़ते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा क्रिकेट पे भी बात करूँगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत हार गया। मैं समझता हूँ हारने की बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे एक तो ये कि जब टीम मैच शुरू हुआ ना, वहीं मैंने कह दिया था कि यार अश्विन को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो? अश्विन को ड्रॉप करने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है भाई, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 साल पहले जो हुई थी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, इसी इंग्लैंड में हुई थी ना फाइनल, 4 विकेटें ली थी ना अश्विन ने। अश्विन अगर होता तो आई एम श्योर कि पहली इनिंग में जो ट्रेविस हेड और उसकी स्मिथ की जो पार्टनरशिप थी 250-300 की, वो इतनी लंबी ना जाती। अश्विन पार्टनरशिप ब्रेक करने वाला बॉलर है। मे बी कि वो 5-10 विकेटें ना लेता, लेकिन वो आपको की विकेट्स ज़रूर दिला देता। अश्विन एक दहशत है भारत का, क्या दुनिया का नंबर 1 बॉलर है अभी भी, ना खेल के भी इसकी रैंकिंग में वो अभी भी नंबर 1 पे है। तो वहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की। शार्दुल ठाकुर आपको 50 रन का भी दे सकता है, हालाँकि वो एक बैट्समैन है नहीं, लेकिन एज़ अ बॉलर यू कैन नॉट काउंट हिम एज़ अ बॉलर। तो एक ऐसे खिलाड़ी को आपने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, फिर ज़ाहिर है आईपीएल खेल के आए थे सब, एक माइंडसेट होता है। या तो 3-4 महीने गुज़र गए हों आईपीएल को और फिर तो लेकिन बहरहाल वो हारना ही था और ये है कि अफ़सोस ही हुआ कि मुझे ड डबल अफ़सोस हुआ। एक तो ये है कि मैं क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल नहीं पसंद करता। मुझे ऑस्ट्रेलिया ज़हर लगती है क्रिकेट टीम। एज़ अ कंट्री मैं नहीं कहता, दुनिया का हर कंट्री में अच्छे-बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैंने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी एरोगेंट टीम नहीं देखी। तो मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया की जीत पे खुश कभी भी नहीं हुआ और दूसरा फिर भारत आ रहा था, लेकिन बहरहाल अब नई साइकिल शुरू हो रही है। लेट्स सी। तो ये सारा था एशिया कप के हवाले से, पाकिस्तान इतनी आएँ-बाएँ-शाएँ, हड़-बड़, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलान-ढिमकान। आखिर आ गया कि हम ठीक है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम तैयार हैं। वो जो मॉडल आपने दिया है ना कि थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर मैच होंगे, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले दिन तो समझ में ही पाकिस्तानियों की चीज़ों समझ में बहुत देर से आती हैं।
बाद में दूसरे दिन समझ में आया कि 17 मैच बाहर हैं या 11 मैच बाहर हैं और 4 मैच खाली पाकिस्तान में होंगे। जो ग्रुप के 4 मैच पाकिस्तान के हैं, वो भी उसमें भी इंडिया वाला मैच नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। तो पाकिस्तान के 4 मैच खाली पाकिस्तान में होंगे, बाकी 11 या 17 मैच बाकी हैं, वो सारे श्रीलंका में होंगे। तो कबूल कर लिया है। अब इनको फ़िक्र पड़ी है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, उसका क्या होगा? इंडिया तो बदमाशी करेगा। तो भाई साहब 2025 अभी दूर है। हम तो दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि उस वक़्त तक पाकिस्तान का लॉजिकल कंक्लूजन हो जाए। तो फिर हो सकता है कि एशिया कप में ज़्यादा टीमें आ जाएँ, जैसे कि सिंधु देश की टीम होगी, बलूचिस्तान की टीम होगी, पख्तूनिस्तान की टीम होगी और पंजाब की टीम होगी। तो हो सकता है एशिया कप में ज़्यादा टीम आ जाएँ और उस वक़्त इंडिया खुशी-खुशी सिंधु देश में भी खेलने आएगा, बलूचिस्तान में भी खेलने आएगा और लैंडलॉक आज़ाद पंजाब देश में भी खेलने आएगा। तो ये क्रिकेट के हवाले से थी। अज़ीज़ दोस्तों, बातें फिर ज़्यादा हो जाती हैं, सवाल रह जाते हैं, तो मैं सवालात की तरफ आता हूँ। मुझे पहला ही सवाल जो आया था वो मुझे बहुत पसंद था। आई होप कि वो मुझे आएगा। प्रिमेवल एटम जी, धन्यवाद भाई। द ऑयल बाय पाकिस्तानी एक्चुअली फ्रॉम रिफाइंड इन इंडिया एंड देन वाया यूएई टू पाकिस्तान और इनको कश्मीर चाहिए। भाई साहब, ये राइट नाउ अभी खबर आई है। मैंने लाइव शुरू किया था, मैंने पढ़ी भी नहीं, सेव कर ली थी, अभी अभी खबर आई है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई डिस्काउंट नहीं दिया रशिया। पाकिस्तान वहां पे ये शहबाज शरीफ और उन्होंने एक कयामत ढाई हुई है पाकिस्तानी पब्लिक को मामू बनाने के लिए कि हमें रशिया ने बहुत सस्ता तेल दिया है, इंडिया से भी सस्ता तेल दिया है। रशिया ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल हमने सस्ता तेल नहीं दिया। ये पूरी खबर है डिटेल में, वॉइस ऑफ अमेरिका की। रशिया ने कहा कि पाकिस्तान को हमने कोई सस्ता तेल नहीं दिया है। हाँ, हमने चीनी करेंसी युआन में पेमेंट एक्सेप्ट की है, लेकिन सस्ता नहीं दिया, उधार नहीं दिया, जो कि पाकिस्तान दो चाह रहा था। जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो रूस से हमारे नए ताल्लुकात शुरू हो गए, हमें बहुत सस्ता तेल दिया है, फलान ढुमकान। तो सस्ता तेल नहीं दिया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान रिफाइनरी नाम की एक ही रिफाइनरी है, और वो रिफाइनरी है ना, वो सऊदी अरब, कतर और अरबियन गल्फ से जो तेल आता है उसको रिफाइन करने की उसमें थोड़ी बहुत कैपेसिटी है। लेकिन रशिया का तेल डिफरेंट है, उसकी रिफाइन करने की फैसिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान रिफाइनरी नाम की जो रिफाइनरी है ना, उसका बहुत ही लो लेवल का काम है, इतनी एडवांस नहीं है। अब आपके जामनगर में इन्होंने इंडिया में जो अंबानियों ने बनाई है, वो तो दुनिया की बेस्ट रिफाइनरी है। ऐसी कई रिफाइनरियां भारत में हैं। तो ये रशियन तेल जितना भी यूरोप को भी जा रहा है ना, वाया भारत जा रहा है। रशिया अपना तेल पहले से ज्यादा बेच रहा है भाई। जंग के बाद कोई ये समझे कि रशियन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चाइना दबा के ले रहा है, इंडिया दबा के ले रहा है। और यूरोप जो पहले डायरेक्ट ले रहा था रशिया से, वो अब वाया इंडिया जा रहा है। तो इंडिया को भी फायदा हो रहा है। तो इंडिया में रशियन तेल रिफाइन हुआ, फिर वापस रशिया गया, फिर वहां से ओमान गया, फिर पाकिस्तान छोटी कश्तियों में आया। तो वो तो सऊदी अरब से भी महंगा पड़ गया होगा पाकिस्तान को, और कैश पेमेंट की है, चाइनीज युआन में की है, तो पेमेंट तो है ना भाई। चाइना से जो लोन मिलती है उसी को आगे रशिया को दे दिया। तो कोई खास वो फायदा नहीं है, फायदा हुआ है भारत को। तो भारत को ये नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भारत को फायदा हुआ है। भारत इस वक्त तेल का जबरदस्त काम कर रहा है, और रशियन तेल मेजोरिटी दुनिया में भारत से रिफाइन होके जा रहे हैं। भारत की रिफाइनरियां इस वक्त 24 घंटे काम कर रही हैं। जी अभिनाथ जी, नमस्कार। आपके जूनागढ़ में शांति दूत का दंगा चालू है, मजार का कॉन्सेप्ट भी तो ऑथेंटिक इस्लाम के मुताबिक हराम है, फिर भी दंगा। जी जी, मुझे आज ही किसी मेरे ग्राई मेरे उधर के जूनागढ़ के एक भाई ने खबर भेजी है, वो भी मैं अभी तक नहीं पढ़ सका पूरी, कि वहां पे कुछ चल रहा है। देखें, बात दरअसल ये है
कि मैंने एक वीडियो आज सुबह तैयार की है, आज रात को एडिट करके कल या परसों लगाऊँगा। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह भारत में अब नया तरीके से इन्वेज़न हो रहा है। पहले तो होता था ना कि महमूद गज़नवी फ़ौज लेके घोड़े पे बैठ के आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, मुग़ल आए। आज के दौर में वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अब इन्वेज़न का तरीका है कन्वर्जन, और कन्वर्जन के लिए जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसमें ये मज़ार है। भाई जो हिंदू परेशान है, औलाद नहीं हो रही, औलाद खराब है, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, फलाने-ढिमकाने, वो हर जगह माथा टेकने जाता है, तो वो मज़ार में भी चला जाता है। ख्वाजा जी आप दे दो, ख्वाजा साला लेटा हुआ है, अंदर उसको अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना? वो ख्वाजा किसी को क्या देगा? तो माथा टेकने जाते हैं, वहाँ पे मुजावर इनको कन्विंस करते हैं कि इस्लाम हल है, मुसलमान हो जाओ, सारे मसले हल हो जाएँगे, फलाने-ढिमकाने। तो ये इसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ है, तो मज़ार इज़ द सेंटर। दूसरा ये है कि मज़ार के जो पैसे कलेक्ट होते हैं, आप देखें, हैरान रह जाएँगे। इतना पैसा कलेक्ट होता है, वो मज़ार के जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी तो अय्याशी का काम है, उनके ख़ानदान की अय्याशियों का काम आता है। दूसरा ये कन्वर्जन के ऊपर, तबलीग के ऊपर इन्वेस्ट होते हैं। बाकी मज़ार हराम है। हराम ना होता, तो मक्का मदीना में क्यों मज़ार ना होते? दुनिया में जितने बड़े-बड़े मुसलमान आए हैं, वो उसमें सहाबियों जो प्रॉफ़िट के जो कंपेनियन थे, उनसे बड़ा कौन होगा? तो उनके मज़ार नहीं है जब, सऊदी अरब में तो ऐसे हज़ारों मज़ार होने चाहिए, तो उनके मज़ार नहीं है। सऊदी अरब के इतने बादशाह गुज़र गए, उनका मज़ार क्यों नहीं है? पाकिस्तान में भुट्टो का भी मज़ार है, ज़िया उल हक का भी मज़ार है। अभी टेररिस्ट मुमताज़ कादरी उसका मज़ार है। तो मज़ार नौसरबाज़ों का है, जितने पीर फ़कीर हैं सब नौसरबाज़ हैं। इन्होंने क्या खिदमत की आम आदमी की? तबाह व बर्बाद किया है। इनका टोटल इन्वेज़न भारत की तरफ था। जितने उठा के आ जाते थे पीर, ये सब इधर ही से आते थे ना, अरबों से ही। ये अजमेर नगरी वाला है, या ख्वा निज़ामुद्दीन औलिया वाला है, या पाकिस्तान में दाता दरबार है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, जितने भी आप उठा लें सब इधर से आए हैं। क्यों? इंडिया की सरज़मीन ऐसी थी। इंडिया की सरज़मीन पे जाओ, रोज़ नई शादी करो, दुनिया के बेस्ट खाने खाओ, गुलामों की फ़ौज आपके पास होगी, आ जाते थे। लोकल बादशाह की खिदमतें करते थे, उसके बदले में इनको अय्याशी मिल जाती थी। बाकी हिंदू फोर्स्ड कन्वर्जन, इनफोर्स्ड कन्वर्जन, ये सब होते रहते थे। तो मज़ार एक बिज़नेस है। क्यों इंडोनेशिया में मज़ार नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। चलें आप अरबों को छोड़ें, क्यों इंडोनेशिया में नहीं है? क्यों मलेशिया में नहीं है? यहाँ तो साला हर गली में, मैं पहले बचपन में तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन खारादार में जहाँ पे हम कराची में रहते थे, साला एक-एक गली में 2-2 मज़ार। पान खाने खड़े हैं, बराबर में देखो मज़ार छोटा-सा बना हुआ है। कोई फूल चढ़ा रहा है, पेटी में पैसा डाल रहा है। धंधा है भाई, धंधा। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद। इन फ्यूचर डू यू थिंक ए न्यू राइट विंग पार्टी में काउंटर बीजेपी? Lot of right wing supporters are upset with Modi for not doing enough for Hindus. Hmm, ये सॉल्यूशन तो नहीं है। आप क्या क्या चाहते हैं बीजेपी से? हिंदूज जो हैं वो क्या चाहते हैं? जिन राइट विंगर्स जो खुश नहीं है बीजेपी से, वो ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान को धक्का मार के भगा दो, या फिर ये चाहते हैं कि इनको सबको कत्ल कर दो, या ये चाहते हैं कि इनको सबको फोर्स्ड कन्वर्जन करो। ये तीनों चीजें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं हो सकती। आप मोदी जी की जगह बैठ के देखेंगे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। फिर ये मुसलमानों की इंडिया में तादाद क्या है? 500 हजार, 10,000, लाख, करोड़? 20 करोड़ है भाई, 18-20 करोड़ है। फिर क्या एक ही जगह पे रहते हैं? जैसे उगर हैं, पूरे चाइना में नहीं है, एक ही प्रोविंस में रहते हैं। पूरे इंडिया में फैले हुए हैं भाई। आप तमिलनाडु चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, आप बंगाल में चले जाएं, आप नागालैंड में चले जाएं, आप इधर आ जाएं राजस्थान में,
गुजरात में हर जगह मिलेंगे। इनका क्या सॉल्यूशन करोगे आप? कत्ल कर दोगे सबको? पॉसिबल है क्या? मुमकिन है क्या? या क्या ये सॉल्यूशन है? तो ये जो आप जिन नाराज राइट विंगर्स की बात कर रहे हैं ना ऋषिकेश भाई, वो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दें, नहीं किया है तो ये हाल है। नहीं हो सकता ना भाई। मैं ये कहता हूं सॉल्यूशन जो है कि भारत के सेक्युलरिज्म को करेक्ट करें। वो क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे दुनिया के जितने सेक्युलर देश में एक ही कानून है सबके लिए, सबके लिए एक कानून लाओ। वक्फ बोर्ड खत्म करो। दुनिया के किसी नॉन मुस्लिम देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। दुनिया के किसी मुसलमान देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। दुनिया के मुसलमान देशों में रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री में वक्फ आता है। वक्फ का मतलब है जो मजार, जो मस्जिदें, जो रिलीजियस जगहें हैं, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं मुसलमान देशों में। सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, हर जगह वो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टियां होती हैं। किसी ने अपनी प्राइवेट मस्जिद अपनी जमीन पे अपने खर्चे पे बनाई है। जैसे कराची में हमारे कई मुसलमान बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हलाल हराम जिस तरीके से भी पैसा कमाया है बहुत। जैसे हमारे अपने बहुत ही करीब के मेरे एक कजन है, वो एक पोश एरिया में रहने गए, बंगला लिया वहां पे चारों तरफ नई आबादी बनी थी, बंगले ही बंगले बन रहे थे सी साइड के ऊपर, क्लिफ्टन के पास। वहां मस्जिद करीब में, उस गली में कोई मस्जिद नहीं थी, 4 गली दूर थी। तो उन्होंने 2 बंगले सब बिजनेसमैनों ने मिलकर खरीदे और उसको मस्जिद बना दी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो फिर वो अपना एक चैरिटी बोर्ड बना के वो मस्जिद देखती है। बाकी जितनी गवर्नमेंट जमीन पे हैं पाकिस्तान में, एज ए मेयर मैंने भी देखा था कि जितने भी टाउन काउंसिल्स, जो इलाके हैं, इनकी जो टाउन डेवलपमेंटशिप होती है उसका एक नक्शा बनता है। उस नक्शे में मस्जिद की जगह रखी जाती है सरकारी तौर पे, सरकारी जमीन। तो वो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी है। ये भारत में काय को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां इतनी है? खत्म। एक कानून के तहत फौरन एक लॉ पास करें कि वक्फ बोर्ड आज से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर खत्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई वक्फ बोर्ड नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये होना चाहिए कि हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह की इंक्वायरी करें और जो ओरिजिनली वहां पे चीज थी वो बननी चाहिए। एक भी गुरुद्वारा किसी मंदिर को, मस्जिद को तोड़ के नहीं बना। एक भी मंदिर किसी मस्जिद, गुरुद्वारे को तोड़ के नहीं बना। हजारों मस्जिदें मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, वो रिस्टोर होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म को आप बेटर करें। हिंदू राष्ट्र इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन पॉसिबल नजर नहीं आता, क्योंकि भारत में भांत भांत के दुनिया का हर धर्म मौजूद है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करने जाएंगे तो सबसे पहले सिख खड़ा हो जाएगा। जैन भी इसको पसंद नहीं करेंगे, कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि हालांकि हिंदू राष्ट्र से किसी को खतरा नहीं हो सकता। द बेस्ट फिलोसॉफी ऑफ सेक्युलरिज्म इज सनातन। ये बड़े बड़े गुरु कह रहे हैं, दुनिया जहां के एनालिस्ट कह रहे हैं। आप सनातन की, मैं सनातन की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ? मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूं। मैं एक चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आपकी जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं, इस दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, ये दुनिया के लोगों को यहाँ पे हल करनी है। किसी ने आके आपके मसले हल नहीं करने। आप अपने मन की शांति के लिए आप पूजा करें, नमाज पढ़ें, जो करें, अपनी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, दुनिया के सामने वो बादशाह बनने के लिए नहीं। बहुत खूबसूरत है सनातन की हर फिलोसॉफी। सनातन की तो पूजा पाठ भी किसी को तकलीफ नहीं देती। मुसलमानों की तो हम देख रहे हैं ना नमाजें। अभी कल मैंने एक वीडियो देखी, गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले तो मैंने सोचा शायद यूरोप है, फिर मैंने वहां पे गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर WB से नंबर शुरू होता था। WB से मैं समझ गया वेस्ट बंगाल। सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ रहे हैं। ट्रैफिक दूर दूर तक जाम हो गई है। अब उसमें कोई एम्बुलेंस भी फंसी हुई होगी,
उसमें बेचारा कोई स्कूटर पे बैठा परेशान हो रहा होगा कि मुझे जॉब पे टाइम पे नहीं पहुंचा तो बॉस से गालियां पड़ेंगी, हो सकता है नौकरी से निकाल दे। इस तरह आप नमाज पढ़ोगे? इस तरह तो इस्लाम भी नहीं कहता। इस्लाम में भी अल्लाह ने साफ कहा है कि मेरी इबादत के लिए मेरे बंदों को तकलीफ ना दो। पूजा पाठ करते वक्त कभी किसी को कोई तकलीफ देता है? तो हिंदू राष्ट्र में भी द एक्सीलेंट सॉल्यूशन, बट पॉसिबल नहीं है। कम से कम सेक्युलरिज्म ही आप करेक्ट कर लें, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। और उसके लिए ये सरकार कोशिश कर रही है। देखें ना, सरकार लेके आई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कितना बड़ा वबाल खड़ा किया। उस वबाल के मुकाबले पे उसको सपोर्ट करने के लिए क्यों लोग नहीं निकले? बस ट्विटर पे बैठ के आप कह दो कि नहीं जी ये गलत है, वो है, फलाना। इस तरह नहीं होता। मोदी जी को जिस दिन पता चल गया ना कि ये 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो मेरी एक आवाज पे हर काम करने को तैयार हो जाएंगे, तो आज हिंदू राष्ट्र बन जाए। सॉरी टू से, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बैठ के हिंदू धर्म के बादशाह बनने की, चैंपियन बनने की एक वो होती है काविश, ठीक है, ग्राउंड पे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो राइट विंग पार्टी बनाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने शिकवा किया था कि मैंने उनका सवाल पिछली बार मिस किया था, तो मैं चाहूंगा कि इस बार ना हो। ये जय किशन वाधवानी, मयंक, ये जय किशन वाधवानी जी का सवाल ध्यान में रखिएगा आए तो। अच्छा, ये ऋषिकेश भाई, issues like bringing temple control, UCC, population control, NRC, citizen amendment, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इश्यूज को आप सेक्युलरिज्म में बेटर तौर पे वो कर सकते हैं। फिर सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होता। आप काय को रिजर्वेशन और ये और वो, आप अपने देश के कानून को, चीजों को इतना करेक्ट कर लें कि किसी को दलित होने पे तकलीफ ना हो, किसी को ब्राह्मण होने पे प्रिविलेज ना हो, किसी को मुसलमान होने की प्रिविलेज ना हो, ये सब चीजें खत्म करें। भाई, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और शायद दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चार्टर का भी पहली क्लोज ये है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल टू द गवर्नमेंट। हर बंदे को इक्वल राइट्स, बराबर राइट्स हैं। हर आदमी का हक इक्वल है। किसी को किसी भी वजह से दूसरे पे प्रेफरेंस नहीं हो सकती। ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चार्टर है कि एथनिसिटी की वजह से कि मैं जी तामिल हूं तो मुझे प्रेफरेंस दो क्योंकि ये मेरा प्रोविंस है। पूरा इंडिया एक है भाई। सबसे पहले तो आप जो जहां जाके काम करना है, कंट्रीब्यूटिंग हो, ये नहीं कि लूट मार के लिए, क्राइम करने के लिए जॉब करता है, इसलिए कि वो राजस्थान में जॉब कर रहा है कोई मराठी, तो उसके राइट कम हो जाते हैं? नहीं, इक्वल राइट होने चाहिए। किसी को धर्म के आधार पे, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, शायद दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि किसी इंसान को एथनिसिटी, धर्म, लैंग्वेज, जेंडर, किसी भी वजह से प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। ये जिस दिन इंडिया में लागू हो गया, मामला सब सेट हो जाएंगे। करण भाई नमस्कार। सर, यूएस is going to transfer 80% of jet engine technology to India. It was possible because of a अजीत डोवल साहब, नो वेस्टर्न कंट्री गोट दिस को टेक्नोलॉजी। जी जी जी, ये इंजन वाली बात तो काफी अरसे से चल रही थी, बैकग्राउंड में काम चल रहा था। 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले जयशंकर जी भी अमेरिका गए थे मोदी जी के ट्रिप को फाइनलाइज करने के लिए, और वहां पे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलीवान से भी मुलाकात हुई उनकी, और काफी चीजें जो कि मोदी जी ने बाइडेन के साथ बैठ के तय करनी है, उनमें एक ये इंजन वाला मामला भी था। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ आ रहा है, और बहुत कुछ भारत की तरफ जा आ रहे हैं, और दुनिया के सारे देश यूं खड़े हैं हाथ फैला के कि हमारी तरफ भी आओ। भारत की दोस्ती के लिए इस वक्त पूरी दुनिया कोशिश कर रहा है, चाइना के लिए नहीं कर रहा,
खाली चाइना के लिए लुटे-पुटे गरीब मुल्क हैं जो बेचारे चाइना उनको डॉलर दिखा के, युआन दिखा के, पैसे दिखा के कर रहा है। क्योंकि चाइना का सबको पता है कि चाइना एक बदमाश देश है। मुझे आज किसी ने एक सवाल भेजा है जो मैं डिटेल में वीडियो में उसका जवाब दूँगा कि चाइना की बदमाशी के हवाले से। तो चाइना की बदमाशी किसको नहीं पता? चाइना एक बदमाश देश है। तो लेकिन भारत का सबको पता है कि भारत एक शरीफ इंसान है। भई एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक क्लासरूम होता है, टीचर को पता होता है कि कौन कैसा बच्चा है। उसमें जो सबसे शरीफ इंसान है ना वो भारत है। भारत कभी किसी को हिस्ट्री में किसी को तकलीफ दी है? तो ये इवन आप देखें कि जंगों में भी हिंदुओं के जो कर्म थे, वो सबके सामने हैं। कभी कोई हिंदुओं के जो युद्ध होते थे आपस में भी जो, कभी सुना है कि एक राजे ने दूसरे राजा को हरा के उसके हरम को या उसकी लड़कियों को, उसकी बीवियों को, उसके बहनों को बंदी बनाया हो, सेक्स स्लेव्स बनाया हो? कभी सुना है? इनके रूल्स एंड रेगुलेशन हर वॉक ऑफ लाइफ में एक्सीलेंट हैं। तो इसलिए भारत के साथ तो बहुत कुछ अच्छा होना है, खाली ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ आना है करण भाई। हर्षश्री जी, सर हिंदूज का फ्यूचर क्या देखते हो आप? वैसे कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लोग बने हुए हैं एक्सेप्ट हरियाणा। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। देखें कितने हजार साल से ऊपर हो गया, लगातार इस पे हमले हो रहे हैं भारत पे, लगातार। किसने यहाँ पे अटैक नहीं किया ये बता दें? मुसलमानों के सब देशों ने किया, इराक ने किया, इधर से सेंट्रल एशियन से आए सारे, कोई उज्बेकिस्तान से आया, कोई ताजिकिस्तान से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, सब ने किए। हजारों हमले हुए। यूरोप में फ्रांस भी आया, पोर्टुगल भी आया, इंग्लैंड भी आया, किसने छोड़ा? इवन हॉलैंड वालों ने भी ट्राई की। फिर भी आज 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू रहता है। ये सत्य धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब बात आती है सॉफ्ट की और कड़क की, तो हमें भी तकलीफ होती है जो ये सेक्युलरिज्म वाले हिंदू हैं, जो शर्माते हैं, ये कहते हैं कि यार हम धार्मिक नहीं है यार, हम बड़े, उन पे मुझे भी गुस्सा आता है भाई। फ़ख्र, यार तुम्हारे पास जो धर्म है ना उससे ज़्यादा फ़ख्र करने वाली कोई और किसी के पास धर्म नहीं है। सबकी हिस्ट्री खून से भरी हुई है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबकी हिस्ट्री खून से लथपथ है। एक हिंदू ही तो है जिसको अपने धर्म पे फख्र होना चाहिए। तो ये है कि फ्यूचर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, चाहे कुछ भी हो, कितना भी सॉफ्ट हो, कड़क हो, हिंदू का फ्यूचर है क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता है। एक हिंदू धर्म है जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की लोगों को टीचिंग देता है, बाकी धर्म नहीं देते। पवन कुमार जी, एवरीबडी सेइंग आदिपुरुष मूवी इज एन इंसल्ट टू रामायण, प्लीज कमेंट। देखें जब ये फिल्म अभी दो परसों से कल कल से इस पे ज्यादा शोर हुआ है, जब ये लोगों ने देखी है, मैं भी आदिपुरुष का वेट कर रहा था। एक तो इस वजह से कि मनोज मुंतशिर जी के डायलॉग वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि फिर तो जाहिर है इतना बड़ा नाम है सनातन की वो करने वाला। और दूसरा प्रभास, तो मुझे एक फीलिंग है कि साउथ इंडिया के जो हीरोज होते हैं ना वो धार्मिक होते हैं और वो हिंदू धर्म की अच्छी चीजों को दिखाने का काम करते हैं। कभी हिंदू धर्म को मलाइन नहीं करते। लेकिन सैफ अली खान का नाम था तो मुझे शक तो था कि ये अच्छी फिल्म नहीं हो सकती। फिर दूसरा, इसके जो पोस्टर वोस्टर हम काफी अरसे से देखते आए हैं कि हनुमान को देख के ऐसा लगता है कि कोई देवबंदी है, ठीक है ना? तो
अब जो कल से जो रिपोर्ट देख रहे हैं, मनोज मुंतशिर जी ने भी एक, मैंने इनकी कहीं बयान देखा है कि आई एम सॉरी, लेकिन जो भी है, अब अभी तक तो मैंने फिल्म तो देखी नहीं। दूसरा, अजीज दोस्तों, मेरा एक हिंदू का जितना धार्मिक सनातन के और हिंदुइज्म के हवाले से नॉलेज है, इतना तो नहीं है ना, रामायण और ये सब चीजें तो मैंने देखी भी नहीं है। लेकिन अफसोस बहुत हुआ, खास तौर पे जब मनोज मुंतशिर और प्रभास जैसे लोगों की फिल्म हर आदमी कह रहा है, तो इसका मतलब तो कुछ खराबी है। तो मैं इस पे कॉन्क्रीट कोई बात कहने की पोजीशन में नहीं, लेकिन आई कंडेम इट। पवन कुमार जी, इज बलोच इशू एट टॉप नाउ? अपडेट ऑन बलोच इशू प्लीज। विल पाक फाइनली अनाउंस डिफॉल्ट? देखें, डिफॉल्ट पे तो मैंने अभी डिटेल में बात कर ली थी शुरू में, पवन जी। और बलोचिस्तान पे मेरी कल वीडियो आई है, कल की वीडियो में मैंने डिटेल में उसके ऊपर बातचीत की है। गुलजार इमाम, जो कि बलोचिस्तान नेशनल अलायंस के फाउंडिंग चेयरमैन थे, वो जब गिरफ्तार होते हैं तो बहुत कोशिश की आर्मी ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, और अब उसको प्रेस में लाया जा रहा है। बाकायदा एंकर्स के प्रोग्राम में बिठा के घंटे घंटे के इंटरव्यू हो रहे हैं। उसमें उनके मुंह में डाला जा रहा है कि बताओ इंडिया कितनी बार गए थे, बताओ इंडिया क्या कर रहा है बलूचिस्तान में। उसने कहा, मैं एक बार सिर्फ इलाज के लिए इंडिया गया था, और मैंने बड़ी कोशिश की कि वहां की सरकारों से कोई बातचीत हो सके, कुछ हो सके। मुझे किसी ने घास भी नहीं डाली। बाकी मैं नहीं जानता कि इंडिया अगर कुछ कर रहा है तो मेरे इल्म में नहीं है। बहुत कोशिश हो रही है कि इंडिया को इसमें इम्प्लीकेट करें। बलूचिस्तान ऑन टॉप तो मैं नहीं कहूंगा, फाइट जो जंग चल रही है बलूचिस्तान में वो टॉप पे है, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में कौन बात कर रहा है? हम तो इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया बात कर रहा है। आज से पता नहीं 5-6 साल पहले मोदी जी ने बलूचिस्तान का एक बार नाम ले लिया था, हम उसी पे खुश हो रहे हैं कि मोदी जी ने बलूचिस्तान का नाम ले लिया था। पाकिस्तान तो दिन में 25 बार सोते बैठते उठते कश्मीर 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 कर रहा है। कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। तो बलूचिस्तान 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 नहीं करना चाहिए भारत को, सिंधु देश नहीं करना चाहिए। तो टॉप पे कैसे हो सकता है? कल्याण गुशेद जी, वाई पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम फील सो अनसिक्योर इन पाकिस्तान? Why they always portray themselves as the first class citizen in Pakistan, always express their supreme mentality and dominant over. देखें, पाकिस्तान में कोई पंजाबी अपने आप को अनसेफ महसूस नहीं करता। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी ही है जिसको पता है कि वो पाकिस्तान में सेफ है। तो इसलिए ये परसेप्शन गलत है कि पाकिस्तान में पंजाबी अनसेफ है। सुपीरियर इसलिए फील करता है अपने आप को कि उनकी आर्मी है। उनकी आर्मी ने सिंध बलोचिस्तान केपीके से लूट मार के अंबार लगा के पंजाब को बना रहा है। बाकी इनकी सुपीरियरिटी कोई विस्डम या वो नहीं है, ढगे हैं साले। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान कन्वर्ट, पंजाबी जो हिंदू हैं या सिख हैं, वो उनके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है। हमारा तो कन्वर्ट होने के बाद मुसलमान पंजाबी तो बिल्कुल इंसानियत से भी चला गया है। तो क्वालिटी नहीं है इनमें, टैलेंट नहीं है इनमें कोई, मतलब आप इनको वो नहीं कह सकते कि सुपीरियर इन ए सेंस के ये कोई लूटमार, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर्स वेल्थ। भाई लाहौर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कराची में 200 मार्केटें हैं, 200। एक किसी भी एक मार्केट का टैक्स रिटर्न है ना, पूरे लाहौर शहर के टैक्स रिटर्न से ज्यादा है। तो फिर लाहौर में मेट्रो बस कहां से बनी, मेट्रो ट्रेन कहां से बनी? वहां पे सारे एक्सप्रेस वेज, मोटरवेज, एक से एक इलाके बने, क्यों, कैसे बने? लूटमार का पैसा है। भाई उज्बेकिस्तान के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। समरकंद और बुखारा की कोई औकात नहीं थी, लेकिन तैमूर लंग पूरी दुनिया से लूटमार करके, इंडिया से लूटमार करके समरकंद और बुखारा को दुनिया के बेस्ट सिटीज बना दिया। उनके अपने पैसे पे तो नहीं बने हैं लूटमार, तो यही पंजाबी कर रहे हैं पाकिस्तान का। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। विपिन पटेल जी, हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। परिवार की सपोर्ट से ही हम चलते हैं। अरे ये सुशील पांडे जी क्या कह रहे हैं?
वाई एस सिंह, सर जी नमस्ते। बॉलीवुड पे पाकिस्तान या अरब का कंट्रोल है या ऑब्सेस्ड है वो वही इस्लाम से? देखें, बॉलीवुड है ना, 1947 में आप जाएं, नेहरू जी ने क्या किया? आपकी एजुकेशन मुसलमानों के हवाले कर दी। उस वक्त तो सरकार को मुसलमानों को बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए कि भाई साहब आपका देश बना है, निकलो। लेकिन आपने उनके खिलाफ भारत ही कर दिया पूरा, भारत का फ्यूचर मुसलमानों के हवाले कर दिया। वही चीज बॉलीवुड के साथ हुई। उस वक्त यह था कि बॉलीवुड के जो हीरोज थे वो मुसलमान नाम नहीं रखते थे, अपना हिंदू नाम रखते थे, जैसे दिलीप कुमार है, जैसे मधुबाला है। इवन पाकिस्तान में भी 1947 में जो हीरोज शुरू के थे, संतोष कुमार, दर्पण कुमार, नाम हिंदू रखते थे। लेकिन काम, आप मुगले आजम देख लें, आप उसमें जितनी भी फिल्में देख लें, मुसलमानों के पीरियड को ग्लोरीफाई किया है। ये सिलसिला चलता रहा। अब जो बिकता है वही चलेगा ना भाई। तो ये बिकता था, तो इसलिए यही चलता रहा। तो बॉलीवुड पे कमर्शियल सारा कुछ है, जो बिकता है वो चलता है। अब आज कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 300-300 करोड़ की फिल्में बनी, 20-20, 30-30 करोड़ के बजट से 10-10 गुना प्रॉफिट हुआ। तो आज लोगों की हिम्मत हो रही है। आज अजमेर 92 आ रही है, 72 उरें आ रही हैं, आज तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं ना। तो अब जो बिकेगा वो चलेगा भाई, ये कमर्शियल एंटिटी है। आइडियोलॉजी, मुसलमान जिस फील्ड में भी होगा ना, वो अपने इस्लाम की आइडियोलॉजी को तो फॉरवर्ड करेगा ही। तो आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स फॉरवर्ड किया जा रहा है इस्लाम की तरफ से। अदरवाइज सीधा साधा ये कमर्शियल एंटिटी है। अगर हिंदू भी इसी तरह काम करना शुरू कर देगा बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड की सफाई हो जाएगी। कल्याण भाई, what will happen in Pakistan after it will declare default by their government? What is the next spicy dish distributed by Isaac Dar to Pakistan civilians to diverting their core issues? uh, जवाब देने से पहले सुशील भाई, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, तो आपने हिंदी में जो मैसेज लिखा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कल्याण भाई, बात दरअसल ये है कि डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान नहीं टूटेगा। ये अगर किसी के जहन में है तो इससे कुछ नहीं होना। डिफॉल्ट इन ए सेंस होता है कि आप श्रीलंका को देख लेना, डिफॉल्ट हुआ ना, ऑफिशियली डिफॉल्ट हुआ। क्या है, चीजें करेक्टिंग की तरफ जाती हैं, लेकिन श्रीलंका का पाकिस्तान का केस टोटली डिफरेंट, इसलिए कि श्रीलंका के लोग ईमानदार हैं, शरीफ लोग हैं, पाकिस्तान की तरह हरामी नहीं है, जो लीडर्स की बात हो रही है। और डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि एक मिसाल है, मैं यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बैंक से सपोज 25,000 पाउंड या 50,000 पाउंड लोन भी ली हुई है, मैंने अपना घर मॉर्गेज पे लिया हुआ है, 5 लाख का घर था, मैंने 1 लाख खुद दिया है, बाकी बैंक से लोन लेके किया है। मेरी गाड़ी भी किस्तों पे है और मेरे क्रेडिट कार्ड भी माइनस में है। अब मेरा बिजनेस ठप हो जाता है, मेरी इनकम नहीं रहती, तो मैं यहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज कह लें या जो कंपनी रजिस्ट्रार है उनको लेटर लिखता हूँ कि मैं डिफॉल्ट हो गया। मैं डिफॉल्ट हो गया तो सरकार ये करेगी, बैंक ये करेगी कि पहले तो वो घर है उसको बेचेगी मेरा, जिसमें मैं रहती हूँ, मॉर्गेज, और बेच के अपना पैसा लेके वो जो बचेगा 50,000 लाख जो मैंने शुरू में दिए थे वो मुझे लौटा देगी। लेकिन वो एक कमीशन बनेगा सरकार का, उसमें जाएगा, क्योंकि सबको पेमेंटें जानी है। मेरी गाड़ी का भी यही होगा। बिजनेस में जो थोड़ा बहुत सामान बचा होगा वो सरकार एक कमीशन बनाएगा और वो बेच के एक पूल बनेगा जिसमें मेरा सारा हिसाब किताब आना शुरू होगा। अब मेरे क्रेडिट कार्ड का माइनस, ये वो जितना कर्जा दे सके दे के, बाकी फिर मुझे एक खाने पीने की, जिंदा रहने की हद तक, यहाँ की सरकार है जो इंग्लैंड की, वो मुझे एक जॉबलेस अलाउंस देगी कि हम जिंदा रह सके।
लेकिन मेरी क्रेडिट रेटिंग खत्म, मुझे आइंदा कोई उधार नहीं देगा, मैं बिजनेस करने की पोजीशन में नहीं, मैं कुछ भी नहीं। यही चीज पाकिस्तान के साथ होगी। पाकिस्तान जिस दिन ऑफिशियली डिफॉल्ट डिक्लेयर होगा ना, उस दिन ये होगा कि अब पाकिस्तान को कोई एक पैसे की लोन नहीं देगा। पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल जो डोनर और लोन एजेंसीज हैं, वो मिल के पाकिस्तान के मामलात को तय करेंगे। और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे चाइना है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का है, वो चाइना ने कोई भी कर्जा बगैर गिरवी रखे कोई सामान के नहीं लिया। हाईवेज हैं, ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, वो फिर चाइना फौज भेज के अपने उन एसेट्स को अपने कंट्रोल में, टोटली अभी भी कंट्रोल में है, जाहिर है जो पाकिस्तान ने गिरवी रखे, लेकिन टोटल कंट्रोल में ले लेगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कोई आपको गिरवी रख के लोन नहीं देता था, तो इसलिए वो फिर पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पाकिस्तान के फैसले करेंगे। बाकी इसाक डार तो एक ऑर्गन है, एक मतलब हथियार है, रबर स्टैंप है आर्मी की। असल तो आर्मी है ना, तो आर्मी ने तो पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं जब तक पाकिस्तान बैठा हुआ है। जिस दिन पाकिस्तान टूटा उस दिन सही होगा काम। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। फ्रांस एंड वेनेजुएला वांट्स टू जॉइन ब्रिक्स। अरे फ्रांस, क्या कल इजिप्ट ने बहुत स्ट्रांगली कहा है कि हमें ब्रिक्स में लो। सऊदी अरब भी आना चाह रहा है, नाइजीरिया भी आना चाह रहा है, इंडोनेशिया भी आना चाह रहा है। यूरोप के कई कंट्रीज ने, ब्रिक्स के जनरल सेक्रेटरी ने लास्ट वीक बताया है कि भाई यूरोप के कई कंट्रीज ने ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात की है, वेनेजुएला की बात की है। मैं वेनेजुएला को लेने के लिए रेकमेंड करूंगा, मैक्सिको को लेने के लिए रेकमेंड करूंगा। फ्रांस मेरा कंट्री है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ब्रिक्स में आप वेस्टर्न कंट्रीज को लाएं। ये नहीं, ब्रिक्स खराब हो जाएगा। ब्रिक्स में आप लाएं उन कंट्रीज को जो वेस्टर्न ब्लॉक से अलग हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। करंट लीडरशिप में तो सऊदी अरब भी मेरी नज़र में अच्छा है, करंट लीडरशिप में। इंडोनेशिया का भी कोई इतने इंटरनेशनली कभी हमने कोई गलत चीज़ें नहीं देखी। इंडोनेशिया भी एक टॉलरेंट सोसाइटी है, तो इस टाइप के कंट्रीज को आना चाहिए। इजिप्ट आफ्टर ऑल, अमेरिका का इजिप्ट के ऊपर इतना ही कंट्रोल है जितना पाकिस्तान के ऊपर है। इजिप्ट जब किंग फारूक होता था इजिप्ट का बादशाह, तो उसका कत्ल करके 1950s में जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट में डेमोक्रेसी लाया। जमाल अब्दुल नासिर वाज एंटी अमेरिका, और उस वक्त वो सोवियत ब्लॉक के काफी करीब था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अनवर सादात आया, जमाल अब्दुल नासिर के मरने के बाद अनवर सादात आया ना, वो अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया। 1979 में इसने इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला पहला अरब कंट्री बना। और जिमी कार्टर ने कैंप डेविड में, इसराइल के बेगन था शायद प्राइम मिनिस्टर, और अनवर सादात का एग्रीमेंट कराया था, जिस पे अरब भी बहुत नाराज हुए थे। तब से इजिप्ट है ना, वो अमेरिका के कंट्रोल में। अनवर सादात के बाद हुस्नी मुबारक आया, जिसने तो बिल्कुल ही अमेरिका की गोद में बैठ गया। और फिर ये सीसे आया है, ये भी अमेरिका, एक आर्मी जनरल है। कभी आपने सुना हो अमेरिका को इंडिया की डेमोक्रेसी में तो हेल्दी नजर नहीं आती? कभी सुना हो इन्होंने इजिप्ट के लिए कहा हो? अब तो लाइफ टाइम सदर बन गया है, डेमोक्रेसी में लाइफ टाइम सदर होता है यार। तो इजिप्ट इज पाकिस्तान लाइक कंट्री, तो इजिप्ट को तो लेना ब्रिक्स में बेवकूफी होगी। हाँ, मैक्सिको, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मैं अगर ब्रिक्स का करता धरता हूं तो मैं इन कंट्रीज को लूंगा। वैभव मुजुमदार जी धन्यवाद सर। इट इज बीइंग सेड दैट देयर माइट बी राइट्स हैपनिंग इन इंडिया अंटिल द 2024 जनरल इलेक्शन, डू यू थिंक सो? जी बिल्कुल, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करें। 2024
इंटरनेशनल इकोसिस्टम के लिए 2024 का इलेक्शन मरने जीने का वो है। आपको मैं बताऊं कि मोदी जी के अगर 2024 से 2029 के 5 साल हैं ना, आप देखिएगा भारत कहाँ से कहाँ जाएगा यार। बहुत बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है, और ये इनकी मैया इसीलिए मरी हुई है। इंटरनेशनल इकोसिस्टम इसलिए भारत में ओपोजिशन पार्टीज और तरह तरह के ग्रुपों को एक्टिवेट किया जा रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए लॉट ए लॉट। पवन कुमार, फ्री temples, NRC, Citizen Amendment Act, population control, all these are foundation steps for Hindu राष्ट्र only, please। जी अभी तो इस पे सारी डिस्कशन हुई ना। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये एक मेरी नजर में तो कोई भी भारत में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर सकता, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी आ जाएं प्राइम मिनिस्टर। करंट सिचुएशन में तो हिंदू राष्ट्र कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप सेक्युलरिज्म को करेक्ट कर लें, दैट इज सनातन। सनातन इज सेक्युलरिज्म, यही चीज है। ऋषिकेश हरिदास जी, सर आई हैव मेनी मुस्लिम्स फ्रेंड एंड दे आर इंडियन। I am proud of them, but many right-wing supporters on social media blamed Modi for not doing enough for Hindus for Karnataka laws। देखें, कर्नाटका लॉस है ना, उस पे उसका जिम्मेदार मैं बीजेपी को समझता हूँ। सॉरी टू से, मैं मोदी जी का शायद सबसे बड़ा फैन होऊंगा, लेकिन शायद कर्नाटका में जहां तक मेरी लोगों से बातचीत हुई है ग्राउंड लेवल पे, जर्नलिस्टों से चीजें, वहां पे बीजेपी की सरकार में करप्शन वाज ए बिग इशू, और उसको एड्रेस नहीं किया गया। बात हिंदू मुस्लिम की थी ही नहीं, और बात थी वहाँ के ग्राउंड इश्यूज की। और दूसरा, ये जो फ्रीबीज वाला मामला चल पड़ा है ना भारत में, इसने मामला बहुत खराब किए हुए हैं। अब मैं एक रिसर्च कर रहा था, मेरी कंप्लीट नहीं है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि फ्रीबीज से आम आदमी को कितना फायदा होता है और सरकार को कितना नुकसान होता है। अब एक मिसाल मामूली सी ले लें कि यूपी है, यूपी में शायद 20 करोड़ की आबादी है। 20 करोड़ लोगों को अगर योगी जी कह दें, 20 करोड़ लोगों में समझ लें आप कितने, 2 करोड़ घर होंगे, अगर हम एक घर में 10 की वो रखें तो 2 करोड़ घर हैं। योगी जी कह दें कि हर महीने इन 2 करोड़ घरों को मैं खाली 1,000 रुपया दूंगा। 2,000 करोड़ पर महीना यूपी गवर्नमेंट को जेब से देना होगा। 2,000 करोड़, 24,000 करोड़ साल का यूपी गवर्नमेंट को टीका लगेगा। आम आदमी को 1,000 रुपये से एक घर पे 10 आदमी रहते हैं, क्या फायदा पहुंचेगा? एक एक शायद सिनेमा देख लेंगे, एक दिन एक फिल्म देख लेंगे। इसके लिए आप देश का मतलब अपने प्रदेश का भी चुनाव कर रहे हो, प्रदेश के ऊपर आप कितना कर्जा लाद रहे हो, जो पंजाब में ऑलरेडी कितना कर्जा था पंजाब में। अब सरकार खसारे में जाएगी ना, तो यहाँ तो 1,000 रुपया पर घर की बात भी नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कर्नाटका में मुझे मुझे जहां तक पता है, चावल, कैश, इलेक्ट्रिसिटी के बिल। अब एक अभी मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट देखी है, मैं आपके सामने अपनी वीडियो में लाऊंगा कि कर्नाटका ट्रांसपोर्ट ने खाली फिगर्स दिए हैं कि इन्होंने जो ऐलान किया है, कर्नाटका में लेडीज फ्री ट्रैवल 20 किलोमीटर के उसमें रेडियस में, ऐसा कुछ है। वो मेरे पास रिपोर्ट है, मैं वो लाऊंगा अपनी वीडियो में। उसका वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने बताया कि खाली उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को फ्री लेडीज का कितना नुकसान होगा। फ्रीबीज वेनेजुला जैसे अमीर कंट्री को डिफॉल्ट कर गई। फ्रीबीज इज नेवर ए सॉल्यूशन। यहां पे बहुत कुछ मुफ्त मिलता है, लेकिन जॉबलेस अलाउंस की सूरत में, जो जॉबलेस है उसको मिलता है। तो यहाँ का टैक्स नेटवर्क भी तो देखें ना आप। हमारे इनकम में से टैक्स जो मिलता है, उसमें से सरकार एक फंड जॉबलेस अलाउंस के लिए अलोकेट करती है, जो जो जॉबलेस हैं। लेकिन जॉबलेस का मतलब ये नहीं है कि आप आजाद, मादर पिदर आजाद हैं।
मैं कुछ अरसा जॉबलेस था, तो मुझे हर हफ्ते जॉबलेस सेंटर में जाना पड़ता था। वहाँ पे उनको दिखाना पड़ता था कि मैं जॉब ढूँढने की ट्राई कर रहा हूँ, और प्रूफ़ देने पड़ते थे कि मैंने देखें इस कंपनी में ये अप्लाई किया है, मैंने इस जॉब सेंटर में किया था हफ्ते में 3 बार, ये सब प्रूफ़ करना पड़ता है। वहाँ पे आप जो फ्रीबीज़ दे रहे हैं, वो तबाही है। लेकिन ये अगले इलेक्शन के लिए ये एक बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है। सौरभ गोगटे जी, hello sir, few months back Pakistanis were in queue for atta. What is the current situation, and if there is an no important import happening, then who is sending them atta? देखें, आटे का जो क्राइसिस था, पाकिस्तान में ज्यादातर क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं। आफ्टर ऑल यार, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। वो एक तो ये हुआ था कि वो सैलाब आया था। सैलाब से कई गंदुम के जो खेत थे सब तबाह हो गए थे। हजारों एकड़ की जमीनें तबाह हुई थी। तो वो एक टेम्पररी क्राइसिस था। उसमें फिर सरकार के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो ज्यादातर जागीरदार या फार्मर्स वगैरह हैं ना, जितने भी पंजाब के चौधरी हैं या सिंध के हैं, इन्होंने गंदम को स्टॉक कर लिया। उससे भाव बहुत बढ़ गया, तो फिर वो फ्री आटा में पता नहीं क्या क्या बेचते रहिए। तो वो क्राइसिस तकरीबन ओवर है। अब आटा इज अवेलेबल एवरीवेयर। अजीज दोस्तों, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। कूल कैट का आखिरी सवाल ले लेते हैं। आरिफ सर, 4 लाख एक मुस्लिम्स इन पाकिस्तान यूट्यूबर्स कहते हैं, हाउ कैन दे स्टे सेफ और हाइड फ्रॉम बुचर्स एंड किलर्स? वॉन्ट सम रेडिकल और कट्टर मुस्लिम और टेररिस्ट हंट देम ऑल डाउन? देखें, 4 लाख मैं समझता हूँ नहीं, बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान जितना तेजी से सोसाइटी रेडिकलाइज हो रही है ना इस्लाम की तरफ, इतनी ही तेजी से लोग दूर भी भाग रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास अंदर एक दिमाग है। जो बचपन से मदरसे में गया है, वो तो चलो एक ऐसा उसका दिमाग का ऊपर पेंट कर दिया गया है कि उसका तो बचना मुश्किल है। लेकिन जो थोड़ा बहुत बुद्धि रखता है, वो भी तो सोशल मीडिया आजकल आम है। सोशल मीडिया ज्ञान का सबसे बड़ा पोर्टल है। गूगल पूगल इंटरनेट पे तो आपको जाके करना पड़ता है, यहाँ तो सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहो, आपको दुनिया भर का ज्ञान मिलता रहता है। तो देखते हैं लोग, फिर सोचते हैं इसके ऊपर कि क्या दिया इस्लाम ने इस दुनिया को। तो बहुत से लोग बिदक रहे हैं, बहुत से लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। अब इनकी सिक्योरिटी का है, तो वो खुल के फिर वो करते नहीं है। अपने बहुत ही क्लोज रैंक में बैठ के बात करते होंगे, अदरवाइज ओपनली तो वो पाकिस्तान में मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। मुर्तद इज वन हु लिव्स इस्लाम। चाहे वो एथेइस्ट बन जाता है, चाहे वो हिंदू बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सजा सरतन से जुदा है। तो ऑफिशियली तो वो ऐलान नहीं कर सकते जब तक कि पाकिस्तान से निकले नहीं। अनवर इकबाल, it is an opportunity in Pakistan to realize the role of army in bringing Pakistan to the courage। जी जी जी, बिल्कुल। इस पे अभी भी मैंने डिटेल में बताया, और मैं बताता ही रहता हूँ कि आर्मी पाकिस्तान में फसाद की सारी जड़ है। अजीज दोस्तों, यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। मेरा आज का जो पहला सवाल था, मैं कब से यही सोच रहा था कि वो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं अब याद आ गया मुझे। वो सवाल था, मुझे याद नहीं किसने किया था, कि आज के दिन शायान अली, एक एक्स मुस्लिम ने हिंदुइज्म कबूल किया है, इस्कॉन टेम्पल जो है लंदन में, वहां जाके, और उस पे उन्होंने यूट्यूब में वीडियो भी बनाई है। उस पे मेरी राय पूछी गई थी। देखें, ये शायान अली है ना, ये एक अच्छा लड़का है, और थ्रू डिफरेंट वेज मैं उनको जानता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ। मुझे इंटरव्यू का भी कहा गया, लेकिन मैं अभी अभी मैंने शायान अली से इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट नहीं किया, ना मैं फिल वक्त मेरा इरादा है। बाकी इसने जो धर्म परिवर्तन किया, घर वापसी की, मैं समझता हूँ इससे खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती। कि वो एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते की तरफ चलना शुरू किया है उसने,
और तबाही और बर्बादी के रास्ते से हट के एक बहुत ही साफ-सुथरे माहौल की तरफ किया है। मैं मुबारकबाद दूँगा शायान अली को। ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे भी पिछले हफ्ते किसी का मैसेज आया था एक दोस्त का कि इस्कॉन टेम्पल आपको लेके जाना है, तो मेरा भी अभी तक मैं यहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर में 2-3 बार जा चुका हूँ, दूसरे कई मंदिरों की तरफ जा चुका हूँ। इस्कॉन की तरफ अभी नहीं जा सका, तो मैं ज़रूर इस्कॉन की तरफ जाऊँगा। अब आपका सवाल ये है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप कब घर वापसी कर रहे हैं? तो मैं इस पे ये कहता हूँ कि यार घर वापसी का मतलब ये कहाँ है कि मैं किसी मंदिर में किसी पुजारी के सामने बैठ के कुछ रिचुअल्स करूँ। मेरी घर वापसी बहुत पहले हो चुकी है। मैं एक इंडियन हूँ। अब मैं जैन हूँ, हिंदू हूँ, दलित हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्या हूँ, सिख हूँ, पारसी हूँ, मुसलमान हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात मैंने पहले भी कई बार कही है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कि इस दुनिया में कोरोना आया तो कोरोना का इलाज साइंटिस्टों ने वैक्सीन से निकाला। किसी अल्लाह ने आके यहाँ के मामलात नहीं चेंज किए। मैं बार-बार कहता हूँ कि पूजा की हद तक आप अपना एक वो रखें, लेकिन आप ये तो एक्सपेक्ट जो करता है ना, मैं 2000 2003 में कराची गया था, उस वक़्त नई-नई हमारी सरकार बनी थी। तो मैं फारूक सत्तार एक्स मेयर कराची भी थे और सीनियर मिनिस्टर और पार्टी की बहुत पोज़ीशन में रहे थे। तो एक दिन उनके साथ गाड़ी में जा रहा था तो एक जगह मैंने देखा कि बड़ा मु ऊँची शलवार, दाढ़ी, पगड़ी वाले लोग बहुत सारे थे। तो मैं उस वक़्त कराची बहुत अरसे के बाद गया था। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोला ये मक्की मस्जिद है, या मदनी मस्जिद है। मैंने कहा इसमें क्या होता है? तो फारूक भाई ने हँस के कहा कि इसमें पाकिस्तान के कराची के सारे बेवकूफ़ लोग बैठ के 24 घंटे ये दुआ करते हैं कि इस दुनिया के सारे मसले हल हो जाएँ। वो फिर हँस पड़े। तो मैंने कहा कि तो इस तरह मसले हल हो गए? तो बोला इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बेवकूफ़ लोग। तो ये प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह, हिंदुइज़्म इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग रिलिजन टू प्रैक्टिस। लेकिन आप ये अगर जिस दिन सोच लिया ना कि आके ऊपर से भगवान ने आपके सारे आपके घर में खाना नहीं है, पीना नहीं है, सब कुछ है, तो भगवान ने आके नहीं करना, आपने ट्राई करनी है। तो इसलिए मैंने मज़हब को, धर्म को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, जितना मैं प्रैक्टिकलिटी पे बात करता हूँ। हिंदुइज़्म, सनातन को आप धर्म के हिसाब से क्यों देखते हैं हर चीज़ में? आप उसमें जो लाइफ़ की फिलॉसफी है, उसको क्यों नहीं देखते? आपको हिंदुइज्म कितनी ब्यूटीफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ देता है। पूरा लाइफ के स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चीज़ सिखाता है। तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा मानना है, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैंने आपको बताया है कई बार कि मुझे 33 साल हो गए यूरोप में। मुझे कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि मैं कोई एक्सट्रीम रिलीजियस आदमी हूँ या कुछ। नहीं भाई, मैं प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता हूँ। और प्रैक्टिकल होने के लिए आपको हिंदू, मुस्लिम कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटी शुड बी योर रिलीजन। तो अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन 1 घंटा 15 मिनट का हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपकी सपोर्ट की सहायता रहती है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कि आपकी सपोर्ट पे हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।